हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया और इसी तारीख को संविधान के 3 महत्वपूर्ण उपबंध तत्काल रूप से लागू कर दिया गया, जिसमें नंबर 1 था अंतरिम संसद, नंबर 2 था नागरिकता और नंबर 3 था निर्वाचन, तथा शेष संपूर्ण संविधान लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान जब बन के तैयार हो गया और पूरे भारत में लागू कर दिया गया, तो हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी उभर करके सामने आई। उसी को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है नंबर 1, भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है भारतीय जनता का शासन। भारत में न राजाओं का शासन है, न राजतंत्र का शासन है, न धर्मतंत्र का शासन है, न ही निरंकुश शासन है, बल्कि हम भारत के लोगों का शासन है। और हम भारत के लोगों का जो सामान्य इच्छा है, जो आदर्श शिक्षा है, वही लोकप्रिय संप्रभुता कहलाता है। और लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित समाज ही लोकतंत्र बनता है। इसलिए यह पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। इसमें नेताओं का महत्व नहीं है, इसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया का महत्व है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है। और कैसा भारत, कैसा संविधान? संप्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारतीय संविधान और भारत न किसी के अधीन है, न किसी के अंतर्गत है, बल्कि अपने सभी आंतरिक और बाह्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। और समाजवादी का मतलब यह हुआ कि भारत की सरकार, भारतीय संविधान, भारतीय नीतियां, भारतीय कानून भारतीयों के लिए है। प्रत्येक भारतीयों को उसको महत्व मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय समाज में सबसे कमजोर पिछड़ा तबका है, उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में पहले लाया जाएगा। ये समाजवाद का मतलब है। गरीबी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है ताकि वे सशक्त हो सकें। जब तक प्रत्येक नागरिक सशक्त नहीं होगा, तब तक सशक्त भारत का निर्माण नहीं होगा। इसलिए समाजवादी भारत और पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि हमारा संविधान का अपना कोई पर्सनल या व्यक्तिगत मजहब नहीं है, कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है। संविधान के नजर में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय बराबर हैं। किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा से अपने धर्म मजहब पंथ को मानने और मनाने की स्वतंत्रता रखता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्थापित होगा और हिंदुस्तान की जनता, वयस्क जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। यदि चुने गए प्रतिनिधि अपने देश और समाज के लिए शासन करेंगे। और गणराज्य की स्थापना का मतलब यह है कि भारत में आनुवंशिकी शासन का अंत, राजा के शासन का अंत, जमींदारों के शासन का अंत, और अब भारत का शासन संविधान के द्वारा होगा। भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख पद है राष्ट्रपति, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा और भारत की सरकार ऐसी नीतियां बनाएंगी जिससे कि भारत की जनता शासन प्रशासन में भागीदार हो सके। यह गणराज्य का अर्थ है। यह हमारे संविधान की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे मूल संविधान में। वह मूल संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। किंतु वर्तमान में यह बढ़कर 460 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 25 भाग हैं। ये आज के तारीख में है। तो अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग के आधार पर भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में लगभग 1.25 लाख शब्दावलियां हैं। 1.25 लाख शब्दावलियां हैं अपने भारतीय संविधान में। भारत का संविधान व्यापक क्यों है, इतना विस्तृत क्यों है, इतना बड़ा क्यों है? इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान इकहरा है, एकल है, पूरे भारतीयों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। यह ध्यान देने योग्य बात है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना एक अलग संविधान था, किंतु संविधान को पिछले साल 5 अगस्त को 2019 को समाप्त कर दिया गया। तो भारत का संविधान व्यापक होने का कारण यह है कि इतना विस्तृत बड़ा भारत है, बड़ी जनसंख्या है, इसलिए उन सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपना संविधान व्यापक हुआ। और क्यों बड़ा हुआ विस्तृत संविधान भारत का? क्योंकि भारतीय संविधान में शासन प्रशासन के तौर तरीकों का उल्लेख है। प्रायः दुनिया के अनलिखित संविधानों में शासन प्रशासन का लिखित व्यवस्थाएं अलग से की जाती हैं, लेकिन अपने संविधान में यह पहले से लिख दिया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने समाज की जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी विशेष व्यवस्थाओं का यहाँ प्रावधान किया गया, इसलिए अपने संविधान का दायरा व्यापक होता गया। और व्यापक होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। यह दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। और विशेष ये भी ध्यान दें, जबकि दुनिया का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन यह दोस्तों ध्यान रखने की बात है, अमेरिकन संविधान दोहरा है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन अमेरिका में जितने भी इकाई राज्य यानी 50 उनके अलग अलग संविधान हैं, जबकि भारत में जो इकाई राज्य हैं उनके अलग अलग संविधान नहीं हैं, इसलिए भारत का संविधान व्यापक हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान का, भारत का संविधान भारत में एक सर्वोच्च स्वतंत्र एवं
निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन करता है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत का संविधान भारत में एक सर्वोच्च स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र सर्वोच्च निष्पक्ष इसलिए होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका को 3 महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। पहला, वह संविधान का अभिभावक है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। हमारे नागरिकों के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है और हमारी कार्यपालिका उस उल्लंघन को मेंटेन नहीं करती है, दूर नहीं करती है, तो न्यायपालिका आगे आकर के स्वतः भारतीयों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण काम का क्या दिया गया है? विधि की व्याख्या करना। हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या हमारी सरकारों के द्वारा बनाई गई कोई भी नीतियां और कानून में अगर कहीं कोई दिक्कतें हैं, गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, तो उसका निर्वचन, उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार हमारी सर्वोच्च न्यायालय को है। और सर्वोच्च न्यायालय अपनी समीक्षा करके यह देख सकता है कि अगर संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है हमारी सरकार की नीतियां या कानून, तो उसको बनाए गए कानून को हमारी न्यायपालिका डिसमिस कर सकती है, खारिज कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी विशेषता, भारत का संविधान भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इस संसदीय शासन प्रणाली को हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, जिसे हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसे हम लोग वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली बहुत ही सहज है, सरल है और लचीला है। संसदीय शासन प्रणाली का शाब्दिक अर्थ ये है कि भारत की वयस्क जनता, अपने देश में वयस्क या 18 वर्ष है, मूल संविधान में 21 वर्ष था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 18 वर्ष का कोई भी भारत का नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधियों को अपने वोट के द्वारा, अपने मत के द्वारा उन्हें चुनेगा। एक और लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा तो उस बहुमत प्राप्त वाली पार्टी को ही केंद्र में मंत्री परिषद का गठन करने की स्वतंत्रता होगी और वह मंत्री परिषद अपने सभी कार्य के लिए अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि कार्यकाल बीच में ही, बहुमत अगर बीच में ही समाप्त हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने पड़ेंगे। इसी व्यवस्था को कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। यह न सिर्फ भारत में लागू है अपितु केंद्र सरकार के साथ साथ अपने प्रांतों में भी संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पांचवा, बहुत महत्वपूर्ण, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान करता है, फंडामेंटल राइट्स। आप सभी जानते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिकन संविधान से ग्रहण किया गया, यद्यपि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का भी इस पर प्रभाव परिलक्षित होता है। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, किंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा।
44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 7 में से 1 घट गया तो बच गया ये 6। अब सवाल यहाँ ये उठता है मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों का वह अधिकार जिस अधिकार से हम भारत के नागरिक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और सर्वांगीण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार का होना आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, गणतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र और गणतंत्र भारत में वास्तविक रूप से तभी स्थापित होगा जब नागरिकों को बृहद रूप से मौलिक अधिकार मिले। और भारतीयों को यह मौलिक अधिकार मिलता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हीं अधिकारों से मिलकर के बनता है मौलिक अधिकार। और मैं बहुत जल्दी मौलिक अधिकार भाग 3 जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक अनुच्छेद की हम व्यापक संदर्भों में चर्चा करेंगे। यह मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत विस्तृत रूप से किया गया है। अब आइए हम लोग 6वीं विशेषता की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों को शासन प्रशासन करने के लिए एक गाइडलाइंस है, एक दर्शन दिया गया है, एक दिशा दी गई है कि जब जब भारत में सरकार चुनती आएगी केंद्र या राज्यों में तो वे क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत के तहत उन सारे तथ्यों को, उपबंधों को विवेचित कर दिया गया है, लिख दिया गया है, जिससे कि भारत वेलफेयर स्टेट बने, कल्याणकारी राज्य बने, सर्वसेवा राज्य बने। और सरकारों का एकमात्र उद्देश्य है जनता के हितों का संरक्षण करना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, कृषि का हो, व्यापार का हो, वाणिज्य का हो, पर्यावरण का हो, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और इसमें इन बातों को विस्तृत रूप से लिख दिया गया है। 7वीं विशेषता, भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है। राइट टू वोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत देने का अधिकार जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। जो हिंदुस्तान के 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोग हैं, 18 वर्ष का मतलब जो एडल्ट हैं, उन सभी एडल्ट लोगों को मत देने का स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता इतनी विस्तृत है कि अगर किसी मत देने वाले को अगर लगता है कि कोई भी प्रत्याशी हमें पसंद नहीं है तो उसको एक और विकल्प दिया गया है, नोटा, नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मत देने का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन करने का एक चेष्टा की गई है अपने संविधान निर्माताओं के द्वारा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन कर देना मत के द्वारा। ये वोट की इतनी ताकत है, इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को अपने मत देने की अधिकार का अवश्य पालन करना चाहिए। 8वीं विशेषता है, भारत का संविधान स्वभाव से कठोर कम है, लचीला ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो भारत का संविधान है अमेरिका की तरह कठोर नहीं है और ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है, दोनों का समन्वय में किया गया है। भारत का संविधान कुछ लचीला भी है, कुछ अनुच्छेद कुछ कठोर भी है
और कुछ दोनों का समन्वय किया गया है। यह लचीलापन और कठोरता का समन्वय इसलिए रखा गया क्योंकि भारत उभरता हुआ इमर्जिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, उभरता हुआ लोकतांत्रिक देश है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि आवश्यकता के अनुकूल इसमें परिवर्तन भी किया जा सके। यदि आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। 2020 आज तक केवल 29 या 30 संशोधन हुए हैं और भारत में अब तक 126 संशोधन हो चुके हैं। इसलिए इसको बहुत कठोर न रख करके लचीला रखा गया ताकि आवश्यकता के अनुकूल हम इसमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि भारत उभरता हुआ डेमोक्रेटिक नेशन है। अभी हिंदुस्तान की 50% आबादी अभी बहुत पीछे है, तो उनको आगे ले जाने के लिए समय समय पर संविधान में संशोधन और परिवर्तन की गुंजाइश बनी है और बनी रहनी चाहिए, इसलिए यह व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट विशेषता है 9वां, भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का समन्वय करता है। भारत का संविधान यद्यपि संघ यूनियन को अपनाता है, किंतु हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। यह इसलिए रखा गया कि जब भारत में शांतिपूर्ण व्यवस्था है, कहीं कोई खतरा नहीं है, तो केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करेगी, राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य करेगी और संविधान की सूचियों में जो शासन प्रशासन की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है, वो लोग अपने अपने विषय सूची पर अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन किए बिना अपना कार्य संपन्न करेंगे। किंतु यदि भारत के ऊपर आंतरिक या बाह्य खतरा मंडराता है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार के पास अधिक अधिकार आ जाता है। तो जो अधिक अधिकार आता है, जैसे आपातकाल की बात है, तो वह एकात्मक लक्षण हो जाता है। लेकिन शांतिपूर्ण है तो डिवीजन ऑफ पावर के आधार पर व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे की भी व्यवस्था कर रखी है और एकात्मक व्यवस्था को भी अपना लिया गया है। यद्यपि कुछ विद्वान कहते हैं भारत का संविधान शरीर से संघात्मक है मगर आत्मा से एकात्मक है, तो हर लोगों का अपना अपना लक्षण है। एक विद्वान है प्रोफेसर केसी व्हीयर। प्रोफेसर केसी व्हीयर लिखते हैं, भारत का संविधान न संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय है, ऐसा केसी व्हीयर का कहना है। यह इनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। डॉक्टर ग्रेनिल ऑस्टिन जैसे विद्वान ने कहा है भारत का संघ सहकारी संघ है, सहकारिता वाला संघ है। और प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच लिखते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक ही है। जिस प्रकार से कोई त्रिकोण का एक कोण हटा देने से वह त्रिकोण नहीं होगा, उसी प्रकार से यह आरोप लगाना गलत है। भारत की व्यवस्थाएं संघ व्यवस्था को अपनाती है, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 10वीं प्रमुख विशेषता क्या है? भारत का संविधान अपने नागरिकों को एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। एकल या इकहरी का से क्या है? हम भारत के लोगों को अपने संविधान द्वारा पूरे राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है। हम लोग अपने अपने राज्यों के निवासी हैं, लेकिन नागरिक भारत के हैं। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता थी, किंतु 5 अगस्त 2019 को उसे समाप्त कर दिया गया
अब वहां पर भी इकहरी नागरिकता हो गई है। इकहरी नागरिकता का लाभ ये है कि हमारी यूनिटी, हमारी डिग्निटी, हमारी इंटीग्रिटी इससे स्ट्रांग होगी, एकता अखंडता हमारा इससे मजबूत होगा। इसलिए इकहरी नागरिकता को रखा गया और यह ठीक भी है, क्योंकि इकहरी नागरिकता से राष्ट्रीयता का बोध उत्पन्न होता है, और जब राष्ट्रीयता का बोध उत्पन्न होगा तो हमारी नेशनलिटी स्ट्रांग होगी, और जब स्ट्रांग होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो विशेषता 10वां ये है। नेक्स्ट विशेषता भारतीय संविधान का क्या है? हमारा संविधान लोक कल्याण की बात करता है। लोक कल्याण, सेवाधर्मी राज्य की बात करता है। हमारी भारत सरकार या राज्य सरकारें, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि संविधान, कानून, नीतियां, कार्यक्रम सिर्फ लोक कल्याण के लिए है, जनता के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए। और सेवाधर्मी का मतलब उनकी किसी भी समस्या का समाधान सेवा के रूप में दिया जाए, न कि लाभ के रूप में। हमारी सरकारें उद्योग धंधा जो बनाती हैं तो उसका भी उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है, उसका उद्देश्य है सेवा करना। कृषि के क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसका भी उद्देश्य यही है। जब नेशनलाइजेशन अपनाया गया, राष्ट्रीयकरण की नीति, तो राष्ट्रीयकरण की नीति का भी उद्देश्य यही था कि लोक कल्याण और सेवाधर्मी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। ये हमारे संविधान की एक अद्भुत विशेषताएं हैं, और यही विशेषता हमारे देश को आगे लेकर के चलेगा। थैंक यू।